ठीक है दोस्तों, हमने सुरक्षा पहला हमारा चैप्टर है और उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई। सुरक्षा कितने प्रकार की, मतलब हम क्या क्या प्रकार की सुरक्षा करते हैं। देखिए मोटे मोटे तौर पे कुछ तो डिज़ाइन और ड्राइंग में हो जाती है सुरक्षा, कुछ हमारे पर्सनल जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं उनके द्वारा हो जाती है सुरक्षा, और बाकी बची हुई सुरक्षा जो है वो आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि आपके काम करने के तरीके कितने अच्छे हैं। यहाँ बात समझ में आ गई? ठीक है। सुरक्षा कितनी कैटेगरीज में होती है, क्या क्या मतलब उसके खतरों की कैटेगरीज भी हमने पढ़ ली। इन सब के बावजूद दुर्घटना हो जाती है, हो जाएगी ना दुर्घटना, होती है हमारी लापरवाही या हमारी अज्ञानता के कारण। लापरवाही किसको कहते हैं इंग्लिश में? लापरवाही को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लापरवाही को केयरलेसनेस, और या फिर हमारी इग्नोरेंस यानी कि अज्ञानता के कारण होती है वो बातें। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? अब मुद्दा ये है यार डराओ मत, जोश में मुझे डराओ मत। अच्छा ठीक है, अब आज का जो ये लास्ट लेक्चर है हमारा, ये लास्ट लेक्चर है इस पूरे मॉड्यूल का, सेफ्टी। ठीक है, इसमें हम क्या देखना चाहेंगे कि अगर दुर्घटना फिर भी हो जाती है, क्योंकि हो जाएंगी ना, दुर्घटना हो जाती है किसी भी कारणवश, तब हमें क्या करना है। उसमें क्या आता है सबसे पहले? फर्स्ट एड। इसके बारे में सुना है आपने? फर्स्ट का मतलब क्या होता है? फर्स्ट का मतलब क्या होता है? पहला। इसको हिंदी में प्राथमिक कहेंगे। एड मतलब चिकित्सा, सहायता। आपने प्राथमिक चिकित्सा का नाम सुना है ना? हर ब्लॉक लेवल पे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। वो छोटी मोटी पट्टी वट्टी करके और कहता है कि इसको अब बड़े अस्पताल ले जाओ या हायर सेंटर्स पे ले जाओ। वो क्या करते हैं? वो लोग करते हैं फर्स्ट एड, पहली सहायता। पहली सहायता का उद्देश्य क्या होता है? पहली सहायता का उद्देश्य क्या होगा? प्रिजर्व लाइफ। प्रिजर्व मतलब जीवन को बचाना। उसका पहला जो कदम है वो हमारी प्राथमिक चिकित्सा द्वारा यानी कि फर्स्ट एड द्वारा होता है, प्रिजर्व लाइफ। ठीक है, और क्या उसका उद्देश्य हो सकता है? प्रिपरेशन फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। फर्दर ट्रीटमेंट मतलब आगे जो ट्रीटमेंट होना है उसकी तैयारी कर देना। थोड़ी तैयारी ये लोग करके भेजते हैं ताकि वहां पर ज्यादा देर ना लगे। और क्या उद्देश्य हो सकता है? फास्ट रिकवरी। और क्या उद्देश्य हो सकता है? स्टॉप फर्दर डैमेज। अब आप इसको ऐसे समझें कि हर फैक्ट्री में हम बड़े बड़े हॉस्पिटल तो नहीं खोल सकते जहां पर बड़ी बड़ी मशीनें हों और पेस मेकर भी डालने की सुविधा हो, ऐसा नहीं हो सकता, राइट? ना ही हम छोटे छोटे गांव में ऐसा खोल सकते हैं, पर हम फर्स्ट एड के सेंटर खोल सकते हैं। और आप सब लोगों को ये बता सकते हैं कि आपको ऐसी परिस्थितियों में जब कोई चोट खा गया हो या किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया हो तब आप क्या कर सकते हैं, वो है हमारी फर्स्ट एड। इसका मतलब एक तरह समझ लो, प्रिजर्व लाइफ मतलब जीवन का बचाव करना, प्रिपरेशन फॉर फर्दर ट्रीटमेंट, आगे जो बड़े सेंटर पे जाके ट्रीटमेंट होना है उसकी तैयारी कर देना। जैसे अगर मतलब चोट लग रही है तो उसको साफ सूफ कर देना, उस पर कोई ऐसा ऑइंटमेंट लगा देना जिससे इन्फेक्शन ना फैले। ठीक है ना, ये सब चीजें। और फास्ट रिकवरी, अगर आपको पहले आधा घंटे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सवाल आते रहते हैं, गोल्डन पीरियड कहते हैं बेटा इसको, गोल्डन पीरियड। गोल्डन पीरियड कितने समय का होता है? 30 मिनट का, आधा घंटे का, राइट? इसका मतलब क्या है कि अगर दुर्घटना के अंदर 30 मिनट में आपने सही उसका उपचार, प्राथमिक उपचार उसको दे दिया तो जीवन को बचाने की और डैमेज को कंट्रोल करने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, 90% से ऊपर हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये समझ में आना चाहिए आपको बात, 30 मिनट में हम हायर सेंटर पे नहीं पहुंच पाएंगे हर बार। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे घर के बिल्कुल बराबर में एम्बुलेंस खड़ी हो और फटाफट हमने एम्बुलेंस में बिठाया और जल्दी से उसको हायर सेंटर पर ले जा सके। ये गोल्डन आवर जो 30 मिनट है, आधा घंटा है, इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या करना है। सबसे पहले शुरुआत में आप लोगों को घबराना नहीं है। आपने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सुना है? हाँ, सबसे पहले घबराना नहीं है। ठीक है, घबराओ मत, क्योंकि घबराने से चीज़ें और बिगड़ जाती है। घबराएंगे नहीं, कॉल करेंगे एम्बुलेंस को और जो हम कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन कब करेंगे? अगर पता है आपको क्या करना है। ऐसा ना हो कि आप और चीज़ें बिगाड़ दो। तो अब आपको करना क्या है? सबसे पहले घबराना नहीं है, मेडिकल हेल्प को कॉल करना है, यानी कि एम्बुलेंस को कॉल करना है। और जब तक एम्बुलेंस आ रही है तब आपको भी पता होना चाहिए कि वो गोल्डन आवर निकला जा रहा है ना भाई, 30 मिनट घड़ी तो चल रही है ना अपनी। ओके, तो आपको याद रखना है डॉक्टर ABC। ये आसान है ना, और ये सवाल आ जाते हैं एग्जाम्स में। डॉक्टर ABC, इस डॉक्टर का मतलब क्या है? डेंजर रिस्पॉन्स। डेंजर मतलब खतरा और R से है रिस्पॉन्स।
मतलब अगर खतरा है तो आपका क्या रेस्पॉन्स होना चाहिए, आपका क्या उस समय कार्य होना चाहिए। ए से मतलब है एयरवे, एरिया वो बाद में पढ़ेंगे ज्योमेट्री में, एयरवे, ठीक है, गुड। बी से क्या मतलब होगा, ब्रीदिंग, करेक्ट, ब्रीथ से आएगा ब्रीदिंग। और सी से क्या मतलब है, सर्कुलेशन, वेरी गुड, सर्कुलेशन। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले चेक करें कि उसका सांस लेने का जो रास्ता है वो साफ है नहीं है, खुला हुआ है। जब आदमी एकदम एक्सीडेंट में आता है तो बदहवासा हो जाता है, मतलब उसको समझ नहीं आता क्या हो रहा है। तो जीभ जो है ना आपकी जीभ, ये भी पलट के एयरवे को चौक कर देती है। कोई चीज़ जैसे स्लाइवा, थूक या वोमिटिंग आ रही है या कोई ब्लड अंदर से आ रहा है और वहीं के वहीं रुक गया, तो वो आपके एयरवे यानी कि सांस नली में फंस सकता है। तो सबसे पहले चेक करें कि वो चॉकिंग तो नहीं कर रहा, मतलब एयरवे उसका क्लियर है या नहीं है। ये बात समझ में आ रही है बेटा? ओके, उसको कैसे चेक कर सकते हैं, आप उंगली के इशारे से यहाँ से चेक कर सकते हैं उसकी नाक से। तो अगर एयरवे साफ है तो वो सांस ले रहा होगा, नहीं ले रहा होगा तो हमेशा उसको रिकवरी पोजीशन में लिटा देना चाहिए। रिकवरी पोजीशन समझ रहे हैं, एक साइड के बल मुंह नीचे की तरफ रखते हुए रिकवरी पोजीशन कहते हैं उसको। लेकिन आराम से उसको, मतलब ऐसे रोल नहीं करना है, आराम से, जिसको भी चोट लगी है वो रिकवरी पोजीशन में होना चाहिए। उसमें इंसान इस पोजीशन में रहता है, मैं हल्का सा आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे हाथ, ये धड़ है, ये ऊपर वाला पैर है और ये नीचे वाला पैर है, इसको रिकवरी पोजीशन कहते हैं। जैसे एक साइड पे आपने मुंह नीचे करके उसको, उसमें क्या होगा, जीभ का बाई ग्रेविटी जीभ नीचे की तरफ गिरेगी, ऊपर की तरफ नहीं गिरेगी, तो आपकी सांस नली को नहीं रोकेगी जीभ, और जो भी वोमिटिंग या ब्लीडिंग आना चाह रही है वो अंदर चौक नहीं करेगी सांस नली को। बात समझ में आ रही बेटा? ब्रीदिंग मतलब इसको रिकवरी पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? रिकवरी पोजीशन। रिकवरी मतलब जब आप रिकवर करना चाह रहे हो, रिकवरी पोजीशन। तो अगर एयरवे, सबसे पहले चेक करें कि एयरवे, और उसको रिकवरी पोजीशन पे आने दें। फिर चेक करें कि वो सांस ले पा रहा है नहीं ले पा रहा है, मतलब फेफड़े अपना काम कर रहे हैं, मतलब वो अपने मसल्स को यूज कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, वो तो आपको दिखाई दे जाएगा सांस से, मतलब। और सर्कुलेशन, वो जो नाड़ी नहीं देखते, नाड़ी हाथ से, गले से, बहुत सारी जगह पे नाड़ी देखते हैं, उसका सर्कुलेशन हो रहा है नहीं हो रहा है। इन केस यहां पर कोई दिक्कत आ रही है तो आपको देना पड़ेगा क्या, सीपीआर। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसका मतलब होता है कार्डियो। कार्डियो, जब भी ये वर्ड आए कार्डियो, वो दिल से संबंध होता है उसका, ठीक है, हार्ट से। कार्डियो, पी से होता है पल्मोनरी, और आर से होता है रेस्पिरेशन। कार्डियो, पल्मोनरी, रेस्पिरेशन, इसको हिंदी में कृत्रिम सांस भी कहते हैं। इसको देने की विधि क्या है, आप उस व्यक्ति को सीधा लिटाएंगे, गर्दन को थोड़ा सा ऊपर करेंगे और उसके दिल के ऊपर पूरा प्रेशर, बिना हाथों को मोड़े, घुटनों को मोड़ना नहीं है, और लगभग इतना प्रेशर डालना है कि उसकी छाती 2 इंच अंदर जानी चाहिए, लगभग 1.5 से 2 इंच छाती अंदर जानी चाहिए, क्योंकि हम दिल को पंप करना चाह रहे हैं, दिल रुक गया है, हम उसको पंप करना चाह रहे हैं, राइट। और ये आपको करना है 1 सेकंड में एक बार, लगभग 2 मिनट तक। और 2 मिनट को करने के बाद उसकी नाक बंद करके और मुंह में हवा भर के उसके मुंह में फेफड़ों को आपको फूलता हुआ दिखाने देना चाहिए, मतलब उसकी सांस हम फेफड़ों में डाल रहे हैं। उसके बाद फिर 2 मिनट तक, जब तक उसका सर्कुलेशन और ब्रीदिंग वापस चालू नहीं हो जाती, आपको ये करते रहना है। समझ में आ गई? उसको लिटाया जाएगा, उसके दिल के ऊपर हाथ रख के बिना कोने को मोड़े प्रेस किया जाएगा ऐसे पूरे वजन के साथ, हर सेकंड 1 बार, यानी कि 1 मिनट में 60 बार। 2 मिनट तक आपको ऐसा करना है। फिर नाक को बंद करके उसका मुंह खोल के और आपको उसके अंदर ताज़ी हवा, अपनी निकली हुई सांस नहीं, मुंह में भर के और उसके मुंह में भरना है प्रेशर से, और फिर वो दोबारा करना है। इसको हम क्या कहते हैं, कृत्रिम सांस देने की एक क्रिया। अब कुछ ऐसे दुर्घटनाओं की बात कर लेते हैं जो व्यवसाय में हो जाती हैं, होनी नहीं चाहिए लेकिन हो जाती है। उनमें कौन कौन सी हो सकती है? इंजरी, भाई चोट लग सकती है ना किसी को, खुली चोट लग सकती है, गुम चोट लग सकती है, मतलब फ्रैक्चर वैक्चर हो गया, मांस वास फट गया, ऐसी चोट भी लग सकती है। और क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, बिजली का झटका लग सकता है, और आग में झुलस सकता है। ये 4 प्रमुख है ना भाई, इसी तरीके के एक्सीडेंट होते हैं ना। ओके, तो उनकी बात कर लेंगे। उसमें पहली श्रेणी आती है इंजरी की। इंजरी को हिंदी में क्या कहेंगे? चोट। चोट 2 प्रकार की हो सकती है, कौन कौन सी? खुली चोट या गुम चोट। ओके, अगर गुम चोट है तो आपको नहीं पता कि अंदर फ्रैक्चर किस तरीके का है, मतलब कैसा डैमेज हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो कोशिश ये करें कि उसको बहुत ज़्यादा मिसहैंडल ना करें, मतलब उसको उठाते हुए या बिठाते हुए बहुत ज़्यादा
मिस हैंडल ना करें। पता चला वो अभी तो बोन हल्की सी क्रैक है और आपने उसको और ज़्यादा डैमेज कर दिया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है बेटा? ओके, आराम से उसको आरामदायक पोजीशन में बिठा के ज़्यादा उसको हिलाओ डलाओ ना और एम्बुलेंस को बुला लो, ठीक है। अगर आपको पक्का लग रहा है कि कहीं फ्रैक्चर हुआ है, हो सकता है हुआ है, स्वेलिंग वगैरह आ जाती है एकदम, तो उस हिस्से को बिल्कुल मूवमेंट उसका रोक दो, चाहे उसके लिए 2 लकड़ियां लगा के और पट्टी बांधनी पड़े ताकि वो मूवमेंट ना हो, वरना वो चीज़ें जो हैं और अंदर डैमेज करती हैं, ठीक है। खासतौर से रिब केज में वो और डैमेज करती है, किसी वाइटल ऑर्गन को वो हड्डी चुभ सकती है, मतलब उसको रैप्चर कर सकती है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो अगर इंजरी है गुम चोट, तो कोशिश करना रिकवरी पोजीशन में रहे, क्योंकि गुम चोट में इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है हो। और अगर ओपन चोट है तो जहां से ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि हमें ब्लड के रिसाव को रोकना भी तो है, क्योंकि वही लाइफ है, ब्लड लॉस नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा, तो आपको उसके ऊपर पट्टी बांधनी पड़ेगी प्रेशर से, जहां पर भी घाव है उसके ऊपर साफ पट्टी बांधनी पड़ेगी। ये बात समझ में आ रही है? ओके, तो इंजरी में आप क्या करेंगे? ओपन वुंड में, ओपन वुंड मतलब होता है ओपन चोट, खुली हुई चोट, प्रेशर के साथ जहां से भी ब्लड निकल रहा है वहां पर आपको बैंडेज करनी पड़ेगी, प्रेशर प्लस बैंडेज। यहां तक बात समझ में आ गई भाई? और अगर गुम चोट है तो रिकवरी पोजीशन और बहुत ज्यादा उसको मिसहैंडल नहीं करना है, मतलब अगर उठाना भी है तो एक आदमी बाहुबली बन के उसको उठाने की कोशिश ना करे, 2 या 3 आदमी, जिससे वो जो चोट लगा हुआ हिस्सा है उसमें ज्यादा मूवमेंट ना हो और उसमें ज्यादा दर्द ना हो। यहां तक बात समझ में आ रही है? इंटरनल इंजरी में क्या करेंगे भाई? मैंने क्या बताया आपको? रिकवरी पोजीशन और हैंडल जेंटली, बहुत आराम से उसको हैंडल करना है, और लेस मूवमेंट, मतलब ऑफ पार्ट या नो मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ इंजर्ड पार्ट। अगर आपको पक्का पता है कि कहां चोट लगी है और कहां पर फ्रैक्चर हो सकता है इंटरनल, उस पार्ट को हिलने ना दिया जाए, ना उठाते बिठाते हुए और ना वो खुद हिलते डुलते, तो उसको कोशिश करें कि वो फिक्स रहे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई भाई? ओके, एक और काम कर सकते हैं आप, यहां लिख देता हूं, लूजन क्लोथ्स, टाइट क्लोथ्स, नेक पर और वेस्ट पर, उसके गले पर अगर कोई जैसे बटन टाई वाई लगा रखी है उनको ढीला कर दें और वेस्ट पे ढीला कर दें, ताकि उसको सांस लेने में आसानी हो जाए। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो हमने एक हिस्सा खत्म किया इंजरी वाला, ठीक। अगली श्रेणी है दुर्घटनाओं की, उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक शॉक। इंडस्ट्रीज में होता तो 240 ही वोल्ट है, पर 3 फेज की सप्लाई आ सकती है, या और ओवरहेड तार जो हैं जिसमें ज़्यादा वोल्टेज आती है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं और फैटल हो जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि आदमी ट्रैप हो जाता है, और आमतौर पर एसी का झटका आपको चिपकाता नहीं है, आमतौर पर एसी का झटका, एसी की बिजली आपको चिपका के नहीं रखेगी, लगा के मतलब झटका, लेकिन कभी कभी आदमी ट्रैप हो जाता है और वो झटका उसको लगता रहता है, वो हिल नहीं पाता, हट नहीं पाता। ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे हम? हीरो नहीं बनेंगे। क्या करेंगे? हाँ, हीरो नहीं बनना है भाई। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर कर सको तो आसपास कोई स्विच हो, कोई एमसीबी हो, कोई मेन स्विच हो, अगर आसपास है तो आप उसको स्विच ऑफ कर दें। क्या कर देंगे? खुद उसको तार को अलग करने की कोशिश खुद के हाथों से नहीं करनी है, वरना पता चला आप भी वहीं पे डांस करने लग जाओगे उसके साथ पड़े पड़े, आपको भी शौक लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, किसी इंसुलेटेड मतलब लकड़ी, प्लास्टिक, और वो गीला नहीं होना चाहिए, हैं? हाँ, गीला नहीं होना चाहिए। धातु तो इस्तेमाल करनी ही नहीं है, लकड़ी या प्लास्टिक, इस तरीके के किसी डंडे से उस लाइव वायर को हटाओगे, क्योंकि आदमी तो नहीं हिलेगा ना उससे, आदमी थोड़े हिल जाएगा। जिस लाइव जो कंडक्टर जो छू रहा है उसका आपको कनेक्शन हटाना है जितना हो सके जल्दी से जल्दी, राइट। और उसके बाद आपको उस व्यक्ति को वही प्राथमिक उपचार देना है, क्योंकि वो बदहवासा हो गया होगा, तो रिकवरी पोजीशन या उसके शर्ट वर्ट खोल दो। अगर वो सांस नहीं ले पा रहा है तो सीपीआर आप कर सकते हो, सीपीआर इफ रिक्वायर्ड, इफ अगर जरूरत हो रही हो, यानी कि वो सर्कुलेशन नहीं हो रहा हो और ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा हो, तो आपको सीपीआर
फिर जाना पड़ेगा जब तक एम्बुलेंस नहीं आती है। उसके बाद तो वो जो पैरामेडिकल स्टाफ है या जो डॉक्टर साथ आएगा वो लोग एक्सपर्ट होते हैं, वो संभाल लेंगे ना उसके बाद। लेकिन आपको इस 30 मिनट का ध्यान रखना है, ये गोल्डन आवर है, इसमें हम लाइफ को प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। और ये बातें सबको आनी चाहिए, आग बुझाने के अग्निशामक यंत्र सबको पता होने चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। घबराना नहीं है, सबसे पहले मेडिकल हेल्प को बुलाओ और उसके बाद आप जो कर सकते हो, अगर आपको पता है आपको क्या करना है तो आप कर सकते हैं उसको, ठीक है। अब लास्ट कैटेगरी आती है, वैसे तो बहुत सारी है बेटा, जैसे हीट स्ट्रोक पड़ता है, बहुत ज़्यादा गर्मी में आदमी काम कर रहा है तो आदमी बेहोश हो जाता है। आपने देखा होगा गर्मी में आदमी बेहोश हो जाता है, ठंड में भी सुगड़ के आदमी बेहोश हो जाता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड और हीट में भी हो जाता है। पर आमतौर पे हम ये अवस्था आने नहीं देते हैं। आमतौर पे एक्सीडेंट्स वो होते हैं कि भाई अब तार को छू गया, जब नहीं देख पाए, लापरवाही हो गई, अज्ञानता हो गई, कुछ हो गया तो ऐसे हो जाता है। ये चोट मारना कोई नहीं चाह रहा था लेकिन लग गई, गलती से लग गई, ठीक है। तो नेक्स्ट एक कैटेगरी जो रह जाती है जिसके बारे में आपको बताना है वो है फायर इंजरी या फायर बर्न, कुछ भी कह लीजिए। आग से अगर कोई आदमी झुलस गया है, ठीक है, ठीक है। इसमें 3 श्रेणियों में बांटा गया है इसको, आग को झुलसने को। कैटेगरी 1, क्लास 1 कहते हैं। क्लास 1 के झुलसने में सिर्फ आपकी त्वचा का ऊपर वाला जो खाल है, बहुत पतली सी एक खाल होती है, कवरिंग खाल होती है, सिर्फ वो डैमेज होती है, हल्का फुल्का जला है, मतलब एक्सपोजर हुआ है बहुत ज़्यादा हीट का, उसने तुरंत, जिसमें फफोले पड़ जाते हैं, याद है आपको, फफोला सिर्फ ऊपर ऊपर वाली खाल में पड़ता है, हल्के फुल्के अगर जल रहे हैं तो इसमें, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, उसको चलते हुए पानी में टैप वाटर, इसमें ध्यान ये रखना है कि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना है। कंबल में तो उड़ाना ही नहीं है, जैसे वो कहे ना कंबल में उड़ाना, वो तो है ही नहीं। लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा पानी या बर्फ़ भी प्रयोग नहीं करना है आपको। वार्म वाटर तो मैं नहीं कह रहा हूँ, रनिंग वाटर, कूल जिसको हम कह सकते हैं, टैप वाटर जिसको हम क्या कह सकते हैं, कूल, ना कोल्ड नहीं कह रहा हूँ मैं। कोल्ड और कूल में मतलब समझ में आ रहा है, मतलब जैसे ठंडा नॉर्मल पानी आप चलते हुए टैप वाटर में उस हिस्से को भिगा के रखें तो आपको आराम मिल जाएगा, जलन होनी बंद हो जाएगी और फिर आप डॉक्टर को जाके दिखा सकते हैं उसको। मतलब ये सिर्फ फर्स्ट एड की बात कर रहा हूँ मैं, आपको डॉक्टर थोड़ी बना रहा हूँ, आपको डॉक्टर थोड़ी बना रहा हूँ मैं, ये फर्स्ट एड की बात कर रहा हूँ। क्या करेंगे, टैप वाटर में उसको वो करेंगे और बहुत लाइटली आप किसी क्लीन कपड़े से या बैंडेज से उसको कवर कर देंगे। क्यों, ताकि इन्फेक्शन ना हो। बाहर बैक्टीरिया वायरस बहुत होते हैं ना बेटा आपके वातावरण में, उनसे बचाने के लिए टैप वाटर में धो के आप उसमें कवर कर सकते हैं और फिर डॉक्टर को जाके दिखा सकते हैं। कैटेगरी 1, क्लास 1, कोई बहुत ज़्यादा मतलब दुर्घटना तो वैसे बुरी ही होती है, हम क्यों चाहेंगे कोई दुर्घटना होना, लेकिन ये सबसे छोटी होती है आग के झुलसने में। फिर सेकंड नंबर पे आता है क्लास 2, इसमें ऊपर की 2 खाल जल जाती है, 2 लेयर्स। और क्लास 3 में सबकुटेनियस फैट भी जल जाता है, आपकी स्किन नहीं जलती, नीचे जो मांस है सबकुटेनियस फैट कहते हैं उसको, वहां तक चीज़ें जल जाती हैं। तो क्लास 2 में भी लगभग यही करना है, टैप वाटर में 10 से 15 मिनट आप उसको भिगो के रखें, मतलब चलते रहने दें, और अगर ज़रूरत पड़े तो कोई पेन किलर खा सकते हैं। पेन किलर मतलब जो दर्द को आपको महसूस होना बंद करें और तब तक आप डॉक्टर के पास पहुँचें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी मैं कह रहा हूँ आइस या बहुत ज़्यादा ठंडा पानी आपको नहीं करना है, ठीक है। इन केस ऑफ क्लास 3 फायर बर्न, नो, डोंट यूज वाटर, आपको कुछ नहीं करना है, बस एक साफ कपड़े से उसको हिस्से को ढक दो और डॉक्टर के पास लेके जाओ। ये 3rd डिग्री बर्न कहलाते हैं। इसमें आप पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वो खाल इतनी वो हो गई है कि जहाँ पानी लगेगा वो हटा देगी उसको, तो आप और डैमेज कर देंगे। डॉक्टर्स ज़्यादा बेहतर उसको रिकवर करेंगे। तो जहाँ तक है जिस परिस्थिति में है वहीं पर उसको एक साफ कपड़े से आप उसको ढक दें, और बहुत लूज ढकना है, मतलब ऐसे टाइट नहीं ढकना है, लूज रखना है। आपने कभी 3rd डिग्री बर्न किसी आदमी को देखा है हॉस्पिटल वगैरह में या टीवी वगैरह में देखा होगा, उनके ऊपर एक टोम सा बना के रखते हैं, उसके ऊपर एक, हाँ, तो वो बहुत ज़्यादा उनके कांटेक्ट में नहीं, स्किन के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, तब जाके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। समझ में आ रही है बेटा। तो ये कुछ सुरक्षा के आखिरी एक टॉपिक था जिसको मुझे बताना था। मुझे बहुत बुरा लगता है ये सब चीज़ें बतानी, ईश्वर ना करे किसी के साथ हो, और इसीलिए आपकी ट्रेनिंग होनी बहुत आवश्यक है। ITI की ट्रेनिंग होनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी हमारे लिए क्या हो सकता है, पैसा कमाना। सोचो, सबसे ज़्यादा हमारे लिए जरूरी क्या हो सकता है, पैसा कमाना, स्वास्थ्य, आपका जीवन, इससे ज़्यादा जरूरी हमारे लिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले सुरक्षा, वही हमारा पहला मॉड्यूल था, उसके बारे में हमने पढ़ा। आपके कोई सवाल हो इसमें तो पूछिए, आपके कोई सवाल हो तो आप मैसेज में लिखें। कोई सवाल रह गया बेटा? और कभी भी कोई सवाल हो तो आप वीडियो के मैसेज में लिख दें, कमेंट में लिख दें, या मेरे से पूछ लें, तो उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा।
तो एक मॉड्यूल खत्म हुआ, अब अगले लेक्चर में हम टेक्निकल बातों पे जाएंगे। सुरक्षा की बात देख ली, सुरक्षा का भाव आ गया। तो ये वो वाला पार्ट है, देखिए मैंने आपको फिर बताया 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है वो डिज़ाइनर और इंजीनियरिंग हैंडल करेंगे। जॉब ऐसे डिज़ाइन करे जाएंगे कि आपको चोट ना लगे, कवर लगाया जाएगा, गार्ड लगाया जाएगा, ठीक है, सारी चीज़ें ऐसी बनाई जाएंगी जिसमें आपको या किसी आपके साथ वालों को चोट ना लगे, पहली बात, जितना हो सकेगा। उसके बाद दूसरा पार्ट आता है आपके प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। आपको ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स पहना के काम कराया जाएगा कि अगर दुर्घटना होने की संभावना हो भी तो आपको चोट ना लगे या कम से कम लगे। समझ में आ रही है बात? और तीसरा पार्ट है जो अब शुरू होगा, वो है आपकी ट्रेनिंग का। आपको कार्य करने की सबसे बेस्ट तरीके, जिसमें जॉब की भी सुरक्षा हो, आपकी भी सुरक्षा हो, कंपनी के प्रॉफिट की भी सुरक्षा हो, कंपनी के ब्रांड की सुरक्षा हो, हमारे कस्टमर के इंटरेस्ट की सुरक्षा हो, मतलब उसके हितों की सुरक्षा हो। हमारा कस्टमर भी तो कुछ ले रहा है ना। तो जॉब बनाते वक्त हम क्या क्या स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे और कैसे हम इन चीज़ों को करते हैं, इन कामों को करते हैं, वो सारा आपका अब थ्योरी में आएगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आएगा, और हो सकता है गणित वणित भी उसमें हो। क्योंकि गणित को आप अलग मत समझना कभी भी। गणित हर थ्योरी का फ्रेमवर्क होता है, क्योंकि हमें हर थ्योरी को क्वांटिटाइज करना पड़ता है, नापना पड़ेगा ना। भाई आप कितना सुरक्षा की नज़रों से काम कर रहे हो, आप कितना सुरक्षा की नज़रों से काम कर रहे हो, ये तो नहीं कह सकते ये ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, ये कम अच्छा काम कर रहा है। अरे उसको स्केल में लाना पड़ेगा ना, ताकि उसको भी तो बताएं कि वो तेरे से सिर्फ 2 कदम आगे है, तुझे बस ये स्टेप और करना है तो उसके बराबर पहुंच जाएगा। हमें हर चीज़ को संख्यात्मक करना पड़ता है। तो गणित हमेशा आपकी थ्योरी की फ्रेमवर्क रहेगी, जैसे जिसको ढांचा कहते हैं, उस ढांचे पर ही हमारी थ्योरी तब चालू होती है, और इसी को हम साइंटिफिक तरीके या एनालिटिकल तरीके कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है बेटा? तो इस सेशन में यहाँ तक आपको कोई सवाल है को पूछ लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना चाहिए, ले लीजिए, वो तो ले ही रहे होंगे ना आप, वीडियोस में तो है ना, जहाँ पर बीच में लगे स्क्रीनशॉट ले लेना या अपने नोट्स बना लेना, कोई सवाल हो मेरे से पूछ लेना। तो आज के लिए विदा, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, खुश रहो।